आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन इन साउथ दिल्ली छतरपुर एंड आई एम कैरिंग द 20 ईयर एक्सपीरियंस। सो आज हम बात करेंगे कि लोगों में जोड़ों का दर्द या जो लोगों को जोड़ों के दर्द की जो समस्या है उसका क्या कारण है और वो क्यों ठीक नहीं होता। क्या जोड़ों के दर्द का पूर्ण सही इलाज संभव है और उसकी दवाई कितने दिन लेनी पड़ती है, क्या उसकी दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है और ये आखिर होता क्यों है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जो जोड़ों के दर्द की बीमारी है उसके पीछे कुछ बुनियादी गलतियां होती हैं ट्रीटमेंट में, और ये हर लेवल पे होती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में ही होती हैं, बाहर नहीं होती। कुछ कुछ डायग्नोसिस के लेवल पे कुछ नेग्लिजेंस है और कुछ ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम्स है। ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम के पीछे कारण ये है कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है और मोस्ट ऑफ द पेशेंट ये सोचते हैं कि कुछ दिन वो दवाई लें और ये बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए और हमें आगे वो इलाज ना लेना पड़े। जब कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर इसकी डायग्नोसिस बनाते हैं तो डॉक्टर जनरली यही बोलते हैं कि भाई इलाज इसका चलेगा, लंबा चलेगा, 3 महीने भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, 3 साल भी चल सकता है, और हो सकता है कि लेस एंड मोर इलाज पूरे जीवन भर आपको लेना पड़े। अब ये एक ऐसी बात होती है कि इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद बहुत सारे पेशेंट का एक नेगेटिव रिएक्शंस आता है और वो डॉक्टर चेंज कर देते हैं। तो पहली बुनियादी गलती तो आप ये मत करिए कि यदि आपको जोड़ों के दर्द की बीमारी है तो बार बार डॉक्टर चेंज मत करिए। देखो, जहाँ तक इलाज की बात है, वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या फिर मॉडर्न मेडिसिन वाला हो, जोड़ों के दर्द की बीमारी का इलाज एक दिन में या 1 महीने में संभव नहीं है। आपको कुछ समय देना होगा अपने शरीर को, कारण समझने होंगे, उसका मैनेजमेंट पे जाना होगा और दवाई आपको रेगुलरली खानी होगी, सबसे पहली बात। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि जोड़ों की दर्द की बीमारी के पॉसिबल रीज़न क्या होते हैं। देखो, कॉमन जो रीज़न है वो डेफिशिएंसी है, मतलब विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, थायराइड का होना यानी हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, दोनों में ही आपको जोड़ों में दर्द हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। तीसरा है कि आप यदि बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक ही पॉस्चर में बने हुए हैं, तो भी आपको दर्द हो सकता है। कुछ आपके मसल्स के और जॉइंट्स के और बोन्स के डिसीज़ होते हैं, उसके कारण आपको दर्द हो सकता है। थायराइड के कारण आपको दर्द हो सकता है। विटामिन B12 डी की डेफिशिएंसी के कारण दर्द हो सकता है। प्लस कुछ और ऑटो इम्यून भी लिंक होता है। अब आती है बात की जो रोमेटॉइड पार्ट है यानी ऑटो इम्यून जो पार्ट है। देखो, बहुत सारे केसेस में थायराइड और जोड़ों के दर्द की बीमारी के पीछे ऑटो इम्यून रीज़न होता है। ऑटो इम्यून का रीज़न कि उनके जो शरीर में एक सिस्टम है कि हमारा शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। देखो, एक चीज़ें होती हैं, एक एंटीजन जिसके कारण हम बीमार होते हैं, एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब एंटीजन जो बीमारी हुई है, जो बीमार सेल्स हैं, उनसे लड़ने के लिए कुछ अच्छे सेल्स कन्वर्ट होते हैं एंटीबॉडी के अंदर। यानी एक बीमार सेल से लड़ने के लिए एक अच्छे सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं लड़ने के लिए। ये प्रोसेस बिगड़ जाता है, यानी जिन सेल्स को बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए वो सेल्स खुद ही अपने को डैमेज करने लग जाती हैं, यानी एक सेल्फ गोल करने लग जाती हैं कि वो खुद बॉडी को डैमेज करने लग जाती हैं, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें रिमोटॉइड आर्थराइटिस आता है, जिसमें आपका गठिया आता है, जिसमें इन्फ्लामेटरी जॉइंट डिसीज़ आते हैं, जिसमें एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आता है, और कुछ और भी दूसरे जैसे SLE है, लूपस है, थायराइड है। ये सब ऑटो इम्यून डिसीज़ होते हैं। और कैंसर भी 90% ऑटो इम्यून ही होता है, यानी कि वो इम्यूनो डेफिशिएंसी कहो या इम्यूनो रेस्पॉन्स बदल जाने से या इम्यूनिटी के वीक होने से ही वो होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात आती है कि ये क्या खानदानी होता है। देखो, थायराइड और जोड़ों के दर्द की बीमारी और शुगर, ये 50% जेनेटिक होती है और 50% लाइफ स्टाइल होती है। यानी कि यदि आपके पेरेंट्स को, मदर और फादर की साइड में किसी को जोड़ों के दर्द की बीमारी, थायराइड, शुगर, BP और कैंसर है, तो आपको ये संभावना है 25%। यदि आपके मदर फादर दोनों के साइड है तो आपको ये संभावना 50% है।
लेकिन जेनेटिक बीमारियों को भी, हार्मोनल बीमारियों को भी ट्रीट किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको यंग एज से अपने फूड को ठीक रखना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, प्लस यदि डायग्नोस प्रॉब्लम है तो उसका रेगुलर इलाज लेना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स मैन हैं दुनिया में जिनको कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ध्यान रखा, प्रॉपर फूड लिया, एक्सरसाइज की, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन थी वो लिए, वो ठीक हो गए। अब बात ये आती है कि जो ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं उसमें दवाई लंबी क्यों चलती है। देखो, दवाई लंबी चलने के पीछे कारण ये है कि कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक दिन में नहीं डेवलप होता है। एक इन्फ्लामेटरी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, और पहला जो फर्स्ट फेज़ होता है उसमें सिम्टम्स भी नहीं आते। इसको ऐसे समझिए कि यदि आपके शरीर में उस तरह की कोई बीमारी पैदा हो रही है तो फर्स्ट 6 मंथ 1 ईयर में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव सिम्टम्स नहीं आएंगे, मतलब आपको कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। अब ये लगाइए कि यदि फर्स्ट ईयर में सिम्टम्स ही नहीं आए तो फिर आपको कैसे पता लगेगा, आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे। सेकेंड और थर्ड ईयर में कुछ सिम्टम्स रिपोर्ट होते हैं, लेकिन क्लिनिकली कई बार पता लगता है कि 3-3 साल 4-4 साल निकल जाते हैं, लेकिन लोगों को ब्लड टेस्ट या फिर रेडियोलॉजिकल जो फोटोग्राफी होती है उसमें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी पता नहीं लगता, और फिर डॉक्टर इसको छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यदि पेरेंट्स के लेवल पे वो दिक्कत है तो यंग बच्चों को स्क्रीनिंग किया जाना चाहिए और उनको एक प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल पे डालना चाहिए। प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल से मेरा मतलब है कि पहले से ही उन बीमारियों से बचने के जो उपाय हैं, रजिस्टर्ड प्रोटोकॉल्स हैं मेडिकल साइंस के द्वारा सुझाए गए, उनको आपको फॉलो करना चाहिए, या फिर आपको प्रिवेंटिव फिजिशियंस के पास रीच करना चाहिए। वो फिर आपको एक सही लाइफ स्टाइल प्लस राइट प्रोटोकॉल्स के साथ कुछ चीज़ें ऐसी सजेस्ट करेंगे जिनसे कि आप बच सकते हैं। तो यही इसका एक सही तरीका है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।